वेल वेलकम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपसे अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने फैमिली से थोड़ा दूर था। फैमिली मतलब कॉस्टाचार्य फैमिली से थोड़ा दूर था। ड्यू टू सम रीजंस मैं एकदम से अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन देर आए दुरुस्त है, जल्दी से अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। और आज का हम लोग शानदार टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें थोड़ा से अटकते हैं। मे बी सब लोग ना अटको, लेकिन कुछ बच्चे इसमें अटकते हैं। टॉपिक का नाम आप देख सकते हो, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। देखो, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबने पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग ये किया हुआ है ना? सेम चीज है सर, जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे भाषा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कुछ हद तक एक इंटीग्रेटेड यानी फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का मिला जुला इफेक्ट। अभी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्विकली। चलो शुरू करते तो फिर। तो सर, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में ही ले जाऊंगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते थे, जरा रिकलेक्ट करते हैं एक बार। सर, कहना है कि हम अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते थे और उनको हम कैटेगराइज करते थे इनटू या तो पर्सनल अकाउंट, या तो रियल अकाउंट, और या तो नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट? ओके। अब ये सब आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम इनको क्या करते थे, पहले तो रिकॉर्ड करते थे, जर्नल एंट्री पास करते थे, उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते थे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद हम उसे समराइज करते थे। समराइज होता था बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट? ओके। अब बात यह है कि हम लोग आ जा रहे हैं टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ओके। जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गया तो सबसे पहली बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सर, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में आई एम इंटरेस्टेड इन कॉस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। सो इन शॉर्ट, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द नॉमिनल अकाउंट्स। यानी मुझे ये जो पर्सनल और रियल अकाउंट यहां पे बनाया है, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऑल आई एम कंसर्न विथ इज ओनली एंड ओनली नॉमिनल अकाउंट्स। मानते हो ये बात? चलो ठीक है। अब सर, यहां ये तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से हम लोग कंसर्न है, लेकिन एक दिक्कत आएगी सर। अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग फॉलो करते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं सर। डबल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट, है ना? अगर मैंने कहीं डेबिट किया तो कहीं क्रेडिट भी करूंगा। अब आप यहां पे कोई भी एक जर्नल एंट्री अपने दिमाग में लाओ, कोई भी एक एक्सपेंस लाओ। रेंट, रेंट पे किया अपन ने, उसका जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या होता है। कहना है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? अब जरा समझो, मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्टेड हूं, यानी मैं रेंट अकाउंट में इंटरेस्टेड हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं कैश में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं क्योंकि इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। अब समझ रहे हो मेरी बात को? दिक्कत क्या आएगी सर, डबल एंट्री कैसे कंप्लीट करूंगा, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मुझे वो पर्सनल और रियल अकाउंट में भले ही मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर हर एक नॉमिनल अकाउंट के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और इन अकाउंट्स को हम कहेंगे कंट्रोल अकाउंट्स। मतलब आपको इजी करने के लिए मैं ऐसा बता देता हूं कि आप समझ लेना कि हर अकाउंट का सरनेम कंट्रोल होगा। आप जो भी अकाउंट का नाम बनाओगे, सरनेम में कंट्रोल लगा देना बस, ठीक है। देखोगे अभी आगे चल के। ओके, चलिए ये तो हुआ। अब बचे पर्सनल और रियल अकाउंट्स, जिसपे मुझे दिलचस्पी तो है नहीं, लेकिन उसके बगैर डबल एंट्री भी कंप्लीट नहीं होगा सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर, हम नॉमिनल अकाउंट्स जैसे हर एक के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, वैसे ही हम पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने की जगह सब मिला जुला के कॉमन अकाउंट बना देंगे। समझे बात को? जस्ट टू कंप्लीट डबल एंट्री, कुछ ऐसा होगा। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। सर, जितने भी पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो कोई रिसीवेबल अकाउंट हो, पेएबल अकाउंट हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, कैपिटल हो, कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कंप्यूटर हो, व्हीकल हो, भाड़ में गया, आई एम नॉट कंसर्न। मैं इन सबको मिला के एक अकाउंट बना लूंगा। सारे पर्सनल अकाउंट, सारे रियल अकाउंट्स मिला के एक अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम मैं कहूंगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम हो सकता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब यहां अलग अलग जगह अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि यार बाकी सब ठीक है, लेकिन यार ये डेटर और क्रेडिटर थोड़े खास है भाई, इनसे तो पैसे वसूलने होते हैं, पैसे देने होते हैं, तो इनके लिए भी एक अलग अकाउंट बना लो सर। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ डेटर क्रेडिटर के लिए
हम लोग डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, कंट्रोल अकाउंट ऐसा भी बना लेते हैं। अदरवाइज सब मिला जुला के एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सिर्फ जनरल लेजर एडजस्टमेंट की मदद से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है वो भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट यूज करके ही दिया हुआ है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पहले आगे बढ़ते हैं। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर कैसे बनता है, वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, हाँ जी। तो सर मैं इतना अभी तक समझा हूं, क्या समझा मुझे अभी तक मुझे ये समझ में आया कि सर मैं बेसिकली हर एक नॉमिनल अकाउंट के लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, बस उसका नाम में कंट्रोल ऐड कर दूंगा, सो एंड सो कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब वो नामकरण में थोड़ा चेंज है जो अपन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, दूसरा मुझे क्या याद रखना है कि मैं कोई पर्सनल या रियल अकाउंट के अलग अलग अकाउंट नहीं बनाऊंगा, इन सबको मिला जुला के एक अकाउंट बना लूंगा जिनको कहूंगा मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, यस, इतना समझ गया। आगे देखते हैं अभी। अब आगे आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या फर्क होता है। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनकी मदद से समझेंगे। ठीक है, देखो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स तो मेंटेन करते हैं, सबको पता ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, है ना। हम चाहे तो उसी ग्राउंड्स में एक अलग कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करें, अलग, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। गेटिंग मी? अगर ऐसा कहा जाता है तो इसे कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, नॉन इंटीग्रेटेड। अब वहीं पे कोई कहेगा भाई ये अलग, ट्रांजैक्शन एक और बुक अनेक, ऐसा क्यों भाई, है ना। ट्रांजैक्शन तो वही है, परचेज किया तो परचेज ही किया, सेल किया तो सेल ही किया, वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्ड करो, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्ड करो। काहे भाई ऐसा काहे करते हो, काहे बेचारे अकाउंटेंट का झमेला बढ़ा दे रहे हो आप, है ना। तो उसका उपाय भी है भाई, ऐसे अलग अलग बुक मेंटेन करने की जगह इनको इंटीग्रेट कर दो। समझे बात को? यानी फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक्स, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग देम सेपरेटली वी विल मेंटेन एन इंटीग्रेटेड बुक्स। समझे बात को? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ, यहां फाइनेंशियल के लिए अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग मेंटेन ना करते हुए उनको इंटीग्रेट करके एक ही बुक बनाया जाएगा। ठीक है, एक और बार बता दूं मैं आपको, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही तो है। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स रखे, यानी फाइनेंशियल अलग कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, तो सर कुछ कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे दोनों में। तो वो जो डिफरेंसेस आएंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट में कुछ तो भी गड़बड़ आएगा, उनके लिए हमें आगे चल के रिकंसिलिएशन भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप सबको अभी फिलहाल एक आइडिया है, पूरा नहीं दिखा। अच्छा, रिकंसिलिएशन मतलब बैंक रिकंसिलिएशन नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, रिकंसिलिएशन इज समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, आने वाला है। तो रिकंसिलिएशन की इन्वेंशन, उसकी जरूरत ही तब होती है व्हेन यू मेंटेन टू सेपरेट रिकॉर्ड्स, यानी नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो अब आराम से जरा हम लोग ये डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। तो एकदम इजी ट्रांजैक्शन से शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे कॉमन वाला ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रहा है, परचेज ऑफ गुड्स। इससे आसान तो कुछ होता नहीं है, सबसे कॉमन है, सबको आदत है इसकी, है ना। अब अगर मैं फाइनेंशियल बुक्स की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बताइए मुझे क्या होगा इसका। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, एज द केस में भी, मतलब डिपेंड करता है, कैश पे परचेज किया तो कैश और क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिटर। बैंक, यस करेक्ट, बिल्कुल, कैश बैंक एक ही बात है, इक्विगल है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे ऐसा बना देता हूं, परचेज अकाउंट एंड कैश या क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे ही होगा ना। अब आप जर्नल एंट्री कैसे पास करते हो, आप पास करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। मानते हो ये बात, है ना? यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें पता है, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल चैंपियंस, राइट, वेरी गुड। अब यहीं पे मैं आ जाता हूं कॉस्ट बुक्स में। ठीक है, कॉस्ट बुक्स में क्या होगा, सेम ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके, परचेज ऑफ गुड्स, जरा सोच के देखो, परचेज अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिटर। अब जरा देखो नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट, है ना। तो देखो जब कॉस्ट बुक्स में आ रहे हैं तो चलेगी भी कॉस्ट की। ठीक है, अब कॉस्ट की चलेगी तो मतलब सर यहां जो नॉमिनल अकाउंट होंगे ना, इन नॉमिनल अकाउंट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग भाषा में इनको नामकरण करेंगे। मतलब अभी मैं परचेज अकाउंट नहीं कहूंगा, मैं यहां पे थोड़ा अलग तरीके से इसको नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा सर? सर मेरे ख्याल से हम इसे मटेरियल कहते हैं ना, परचेज कर रहे हैं तो मटेरियल खरीद रहे हैं हम लोग, है ना। तो मैं यहां पे नाम दे दूंगा मटेरियल, लेकिन सरनेम याद है ना क्या,
कंट्रोल। तो यहां पे मटेरियल या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट नाम से अकाउंट बनेगा। ठीक है। दूसरा, अब मैं कैश या क्रेडिटर की अगर बात करूं, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट है ना, मेरी इनमें कोई दिलचस्पी है नहीं, तो मैं इनकी जगह पे क्या बना लूंगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो देखो अकाउंट के नाम बदल गए, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और मैंने शॉर्ट में लिखा है जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री वही होने वाली है, बस नाम बदल गया। तो देखो अभी एंट्री क्या हो रहा है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। समझे क्या फर्क पड़ा? इजी है, चलो बहुत अच्छा। अब सर मुझे बताओ आप कि अगर हम इसे इंटीग्रेटेड बुक्स में लिख रहे हैं, यानी दो अलग अलग बुक्स मेंटेन करने की जगह इकट्ठा बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या है ना। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। अब अगर इंटीग्रेटेड रखना है ना, तो देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों में बराबर इक्वली ध्यान देंगे। बोलो भाई कॉस्टिंग वालों तुम मुझे बताओ, कॉस्ट बुक्स तुमको किस में इंटरेस्ट है? वो बोले हमको नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट है। बोलो चल भाई, नॉमिनल अकाउंट जहां आया तेरी चलेगी, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जहां पर आया यू विल नेम देम, ठीक है। अब पर्सनल और रियल अकाउंट में आपको इंटरेस्ट है क्या? बोला नहीं हमको नहीं है। बोला ठीक है भाई, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चलेगी। मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। अब मैं सेम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करने जा रहा हूं सर, पहले तो नॉमिनल अकाउंट परचेज, लेकिन परचेज ना यूज करते हुए मैं कॉस्टिंग वाला यूज करूंगा, यानी क्या, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। और जीएलए यूज करने की जगह अब मैं यहां पे वही नाम यूज करूंगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है। यानी देखो कुछ इस तरह से, क्या दिख रहा है आपको, एंट्री कुछ इस तरह से हो रही है। क्या समझ में आया? इसे देख के क्या समझे आप लोग? देखो थियोरेटिकली मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, वो सुन सुन के कुछ कानों में जाएगा, दिमाग में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है। प्रैक्टिकली देखो, समझो क्या हो रहा है। What you're doing is, nominal account you are using the same name that you used in cost, and for the other यानी personal and real accounts you are using the same name that you used in financial। तो बेटा फर्क डेबिट क्रेडिट पे है ही नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि अकाउंट के नाम बदल रहे हैं। तो एक बार समराइज अगर मैं करूं, तो सबसे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हो गया, परचेज की जगह मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर, है ना। और इंटीग्रेटेड में क्या हो गया सर, मटेरियल कंट्रोल ही यूज किया नॉमिनल अकाउंट की जगह पे, और जो अदर अकाउंट है उसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला यूज किया, यानी इंस्टेड ऑफ जनरल लेजर आई एम मेकिंग हियर कैश या क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में नॉमिनल अकाउंट्स विल बी एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड इन फुल डिटेल एज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या होगा, वी विल मेक सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स by changing the name, and for all personal and real accounts a common name will be used called as general ledger adjustment। ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा ये तो आप लोग पहले से सीख के आ रहे हो, राइट, वेरी गुड, ओके। हाँ जी सर, यहां एक और बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कॉस्टिंग में कुछ कुछ जगह पर डिफरेंसेस आते हैं सर, कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीजें ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते ही नहीं, कॉस्टिंग में आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें कॉस्टिंग में आते हैं, फाइनेंशियल में नहीं आते। ऐसा कुछ कुछ डिफरेंसेस तो है सर, है ना। तो वो डिफरेंसेस जैसे जैसे मेंटेन कर रहे हैं वैसे करेंगे। यानी अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं तो प्योर फाइनेंशियल बुक्स में आएगा, कॉस्ट में नो एंट्री। और प्योर कॉस्टिंग ट्रांजैक्शंस कॉस्ट बुक्स में आएंगे, फाइनेंशियल में नो एंट्री। सर लेकिन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में क्या होगा, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में भाई साहब दोनों को मिक्स कर रहे हो। अब अगर कोई फाइनेंशियल वाला ट्रांजैक्शन आ गया, कॉस्टिंग में वो नहीं आता, तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में भी वही एंट्री पास करोगे जो फाइनेंशियल वाला है। और कोई कॉस्टिंग वाला ट्रांजैक्शन आ गया, फाइनेंशियल में नहीं आता, तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में भी वही एंट्री पास करोगे जो कॉस्ट में होता है। अब देखोगे एग्जांपल के बाद आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो उसका, ठीक है, ओके। और एक बात, अगर मान के चलो जैसे अभी मटेरियल खरीदा सर, रिटर्न वगैरह भी तो होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इसके रिवर्स ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। तो रिवर्स ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं करना, बस रिवर्स एंट्री पास कर देना, नथिंग एल्स। Okay, so you just have to pass a reverse entry. I hope you are able to see that, है ना। हाँ जी, डन। चलिए एक और ट्रांजैक्शन देखें, सोच के देखो। मैंने अभी भी परचेज किया,
तो मैं उन क्रेडिटर्स को पेमेंट भी तो करूंगा, अगर अगर उधार में खरीदा है तो, है ना। चलो सोच के देखते हैं। अब क्रेडिटर्स पेमेंट, अगर मैं फाइनेंशियल बुक्स की बात करूं तो फाइनेंशियल बुक्स में कैसे एंट्री करूंगा मैं क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं, सोच के बताओ। यस, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ऐसा केस में भी, है ना, ऐसे ही होगा एंट्री। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जरा सोच के देखते हैं हम लोग कि ये चीज का कॉस्ट बुक्स में क्या होगा, है ना। जरा देखिए, मुझे बताइए इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, विच वन इज नॉमिनल अकाउंट? एक भी नहीं। क्रेडिटर्स इज पर्सनल, कैश बैंक इज रियल, है ना, बैंक भी पर्सनल, है ना, मतलब देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट हियर। तो नॉमिनल अकाउंट अगर है ही नहीं तो कॉस्ट बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, है ना, नो एंट्री, effectively no entry. Alternatively what you can do is GLA account debit to GLA, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो नो एंट्री, डोंट पास एनी एंट्री, ठीक है। यस, दैट इज अबाउट कॉस्ट बुक्स। सर फिर व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटेड बुक्स? अरे भाई कॉस्ट बुक्स में तो कुछ आया ही नहीं, सो एज अ रिजल्ट इंटीग्रेटेड बुक्स में वही जर्नल एंट्री आप पास करोगे जो फाइनेंशियल में पास किया था। कहने का मतलब क्या करोगे आप? अरे वही देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। समझ रहे हो बात को? देखो बेटा, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक को थियोरेटिकली बुक में रीड करके या थियोरेटिकली मैं आपको बता के कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता वैसे करके। इसको एक्चुअल अकाउंटिंग करके ही दिमाग में जाता है, और वही मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं। आप एक्चुअल अकाउंटिंग करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। अब यहां इसके आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना होगा, मतलब ऐसे ही एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके होगा, ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस को लेके होगा। जरा एक बार के लिए आप लोग जरा सोच के देखिए। मान के चलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोई एक एम्प्लॉय कॉस्ट है, सैलरी, सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे आप उसका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, करेक्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। कॉस्ट बुक्स में क्या होगा? यहां पर आप लेबर कंट्रोल अकाउंट या एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ऐसे नाम से अकाउंट बनाओगे टू जीएलए, है ना। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स की, तो लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रहा तो वो, ठीक है। सेम विद एक्सपेंसेस, जैसे अपन रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, है ना। अब यहां थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा, ये जो रेंट है अगर ये फैक्ट्री का है तो वी विल कॉल इट एज फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अगर ये ऑफिस का है तो हम उसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अगर वो सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम उसे कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो वो नाम वैसा आएगा, जीएलए क्रेडिट। कुछ समझे यहां तक? ठीक है। तो ये मैंने आपको सब बेसिक बताया आज, ये बेसिक जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है ये मैंने समझाया, लेकिन असल बात इसके अगले पार्ट में आएगा। असल बात में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एम्प्लॉय है, सॉरी मटेरियल है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, इनमें से कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट वाले कहां ट्रांसफर होंगे, इनडायरेक्ट वाले कहां ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, ये पूरा का पूरा खेल अभी बाकी है। तो ये हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ हु नीड अ गाइडेंस ऑन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए, सो विद द प्रॉमिस दैट आई विल बी मेकिंग ऑल द टॉपिक्स वेरी सिंपल फॉर यू, let's end it here and see you in the next video. Okay, bye bye all of you.